In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, your biology teacher. Today, we are gonna discuss the second part of our lecture, gene therapy, role of biotechnology in disease treatment. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कैसे डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, उसके अंदर हमने जीन थेरेपी को पढ़ा था। अब उसका दूसरा पार्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है ना, कि जीन थेरेपी की क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने ये तो पढ़ा है ना कि हम जीन एडिटिंग करते हैं, लेकिन हम जीन को एडिट करके कौन कौन सी डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, तो आपने लेक्चर को बड़े ही गौर से सुनना है, बड़े ही ध्यान से आपने सारी चीज़ों को नोट करना है। अपने पास ना, जब आप लेक्चर कोई भी अटेंड करते हैं ना, तो अपने पास पेपर और पेंसिल लाजमी रखा करें। ठीक है ना, हमारे एक टीचर थे, वो हमें ये कहा करते थे कि इंसान जब चीज़ों को लिखना शुरू करता है ना, तो उसकी आधी प्रॉब्लम्स वहाँ पे ही ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ही दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरा कोई एग्ज़ाम है और मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने जैसे ही पेपर पेंसिल निकाला और मैंने एटलीस्ट उसकी स्टेटमेंट को लिखा या उसके ऑप्शंस को लिखा, खुद से जब लिखा मैंने, तो खुद से रास्ते बनते जाते हैं और आप करेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच करते जाते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जीन थेरेपी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल डिजीज़ेज़। ठीक है ना, बहुत सी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी का रोल है, विच कैन बी जेनेटिक, जो कि क्या हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकती हैं। ठीक है ना, विच कैन बी ऑन्कोजेनिक, कैंसर कॉजिंग डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। ठीक है ना, विच कैन बी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। ठीक है ना, उनकी ट्रीटमेंट में भी हम जीन थेरेपी को एम्प्लॉय करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी डिजीज़ेज़ जो हैं, इनकी ट्रीटमेंट में हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेते हैं। ठीक है ना? चलें जी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो एक डिज़ीज़ पढ़नी है ना, ठीक है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है या बहुत ही ज़्यादा यू कैन से ट्रिकी लगती है, ठीक है ना, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है? और ये ट्रिकी क्यों लगती है, हम थोड़ी देर तक इसको देख लेते हैं। ठीक है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ना, इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास जीन थेरेपी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है? सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ अ जेनेटिक डिज़ीज़, एक जेनेटिक डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है ना, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 7 है, उस पे आपके पास म्यूटेशन अगर कोई हो जाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन के अंदर, तो आपके पास ये डिजीज़ हो जाएगी, कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द CFTR जीन। ठीक है, तो ये वही उसने बात कर दी। CFTR का मतलब क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। ठीक है ना, तो ये इसका एक लंबा सा नाम है, आपने इसको याद कर लेना है कि CFTR जीन के अंदर जब म्यूटेशन होती है, ये जीन कहाँ पे है, ये आपके पास क्रोमोसोम नंबर 7 पे देखने को मिलती है। ठीक है ना, और चूंकि आपको पता है कि आखिरी पेयर के अलावा बाकी जो पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, तो उस हवाले से देखा जाए तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि आपके पास क्रोमोसोम नंबर 7 पे CFTR जीन्स जो हैं, ये दोनों की दोनों, इनकी जब स्मॉल एलील्स आप इनहेरिट करेंगे तो आपको डिजीज हो जाएगी। ठीक है ना, व्हाट एक्चुअली CFTR, CFTR है क्या। ठीक है ना, तो इसकी जीन तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, इट इज़ अ चैनल प्रोटीन। ठीक है ना, बेसिकली एक चैनल प्रोटीन है। अच्छा, क्या आपको पता है डिफरेंस बिटवीन द चैनल प्रोटीन एंड द कैरियर प्रोटीन। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आपके पास एक, सपोज मैंने प्रोटीन बनाई है, ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाइट कलर में। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल अगर आता है, प्रोटीन के साथ अटैच होता है और फिर उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरी साइड पे, तो ये आपके पास एक कैरियर प्रोटीन का काम होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास सोडियम, पोटेशियम, ATPase है। ठीक है, ये एक कैरियर प्रोटीन है। अब डेफिनेटली कैरियर प्रोटीन के थ्रू जब मूवमेंट होगी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो आपके पास ATP यूज़ होगी, जैसे कि सोडियम पोटेशियम ATPase के केस में है। और अगर आपके पास हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है थ्रू द कैरियर प्रोटीन, तो ये आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ये एक प्रोटीन बनाते हैं ना, ये एक प्रोटीन है, ये देखिए ओपन है। ठीक है, तो अगर इसके अक्रॉस हमारे पास मूवमेंट हो रही है आइंस की, ठीक है ना, ये आपके पास एक चैनल है, एक पोर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, पोर के तौर पे ये अपना रोल प्ले करेगा ना, तो ये आपके पास चैनल प्रोटीन है। यानी कि स्पेसिफिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसको स्पेसिफिकली खुद से बाइंड किया जाता है
फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आपके पास कैरियर प्रोटीन का काम है, ठीक है ना। और अगर आपके पास सिंपल कोई प्रोटीन है, उसने सेल मेम्ब्रेन में पोर बनाया हुआ है और उस पोर के थ्रू, ठीक है ना, आपके पास मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो ये एक चैनल प्रोटीन है। जैसे कि आपके पास पोटेशियम लीकी चैनल्स, ठीक है ना, पोटेशियम लीकी चैनल्स, ठीक है ना। इसी तरह से ना कुछ चैनल्स गेटेड भी हो सकते हैं, उन पे गेट भी हो सकता है। जैसे कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी गेट होता है, जो कि सोडियम चैनल्स, जब हम कहते हैं ना कि स्टिमुलस आया और सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, तो बेसिकली गेट ओपन होता है, उसके थ्रू फिर सोडियम जो है ना उसका इन्फ्लक्स होता है। तो एनी हाउ गेट जो होते हैं वो चैनल प्रोटीन के पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लीकी चैनल्स है, उस पर आप हमारे पास गेट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है ना, फ्री मूवमेंट हो रही है पोटेशियम की। अगर गेट है तो आपके पास फिर मूवमेंट जो होगी वो डिपेंड करेगी गेट की ओपनिंग और क्लोजिंग पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं CFTR की, तो इट्स अ चैनल प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आइंस। क्लोराइड आइंस की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन। याद रखें आपके पास चाहे चैनल प्रोटीन हो चाहे कैरियर प्रोटीन हो, दोनों की तरफ से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हाई से लो की तरफ हो रही है, ये फैसिलिटेटेड डिफिशन कहलाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोटीन की फैसिलिटेशन आ गई है, आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अगर सिंपली आप मेम्ब्रेन के थ्रू गुजरते हो तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगी। लिहाजा एंड हेल्प्स to regulate the salt movement across the cells that produce mucus, sweat, saliva, tears, digestive enzymes, ठीक है ना। तो आपके पास ग्लैंड्स जो होंगे, म्यूकस कहाँ से आती है? ग्लैंड से आती है। स्वेट कहाँ से आता है? ग्लैंड से आता है। सलाइवा कहाँ से आता है? ग्लैंड से आता है। टीयर्स और डाइजेस्टिव एंजाइम ये कहाँ से आते हैं? ग्लैंड से आते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है जैसे पेंक्रियाज का नाम ले लेते हैं। टीयर्स के लिए लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। सलाइवा के लिए सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। स्वेट के लिए आपके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें म्यूकस, तो म्यूकस के लिए आपके पास गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है ना, या म्यूकस सेल्स हैं सिंपल। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर CFTR आपके पास प्रोटीन है, और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो क्लोराइड आयन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो क्लोराइड आयन की मूवमेंट को रेगुलेट करेगी, तो वो साथ ही साथ किस चीज़ को रेगुलेट कर रही है? साल्ट की मूवमेंट को रेगुलेट कर रही है सेल के क्रॉस, ठीक है ना। अगर इसकी बात की समझ नहीं आई तो फिर मैं आपको एक दफ़ा ना बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पिक्चर को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं और मैं आपको ना एक सिंपल सी यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरे पास ना सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपके पास ना ये मैंने क्या किया? मैंने बना दिया CFTR को, ठीक है। CFTR ने क्या करना है? इन केस ऑफ GIT, इन केस ऑफ GIT, इन केस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, इन केस ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है, इन सब के केस में, GID, पेंक्रियाज और रिस्पायरेटरी सिस्टम के केस में, आपके पास CFTR ने क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करना है आउट ऑफ द सेल में, ठीक है। ये सपोज आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और आपके पास क्लोराइड जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लिहाजा क्लोराइड हाई कहाँ पे होगा? सेल के अंदर, ठीक है। नॉर्मली आप जब न्यूरो पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो आप ये कहते हैं क्लोराइड सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे उसके रिवर्स है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट जो होते हैं ना वो स्टैब्लिश होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स को स्टैब्लिश करती हैं, ठीक है। एनी हाउ कहने का मकसद ये है कि आपने सिंपल ये याद रखना है कि आपके पास ना सेल के अंदर क्लोराइड ज़्यादा है, बाहर कम है। अब ये CFTR क्या करेगी? ये क्लोराइड को अपने अंदर से अलाउ करेगी कि वो सेल के बाहर जाए। जब क्लोराइड सेल के बाहर जाएगा ना, तो उनके साथ साथ सोडियम भी बाहर जाएगा, ठीक है। सेल के बाहर सोडियम भी जाएगा और साथ ही साथ वाटर भी बाहर जाएगा, ठीक है ना। अब देखें वाटर अल्टीमेटली बाहर जा रहा है, सॉल्ट बाहर जा रहा है, ठीक है, सेल से। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो म्यूकस है ना सेल के बाहर, ठीक है, सपोज ये मेरे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसका कोई सेल है, उस सेल के बाहर म्यूकस है, ठीक है। अब क्लोराइड बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, वाटर भी बाहर जा रहा है, तो ये म्यूकस इस वाटर की वजह से स्टिकी नहीं होगी, ये थिन म्यूकस होगी, ये म्यूकस जो है वाटरी होगी, ठीक है ना। लिहाजा CFTR ने क्या किया? बाहर में जो म्यूकस की पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखा, ठीक है। इससे क्या होगा कि म्यूकस जब वाटरी होती है, थिन होती है, इजीली उसको मूव कर सकते हैं सीलिया, ठीक है ना। आपको पता है ना सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है कंडक्टिंग पाथवे ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वो जो सीलिया होते हैं वो जब बीट करते हैं, उस म्यूकस के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी वेस्ट होती है जो कि आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है, उस म्यूकस को प्रोपेल किया जाता है, बाहर की तरफ भेजा जाता है। कहाँ की तरफ? फेरिंक्स की तरफ भेजा जाता है,
फेरेंक्स के पास जब वो म्यूकस आती है तो उसको फिर जो है ना फेंक दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि म्यूकस का एक जो फ्लो क्रिएट हुआ है, म्यूकस का एक फ्लो क्रिएट हुआ है, ये आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर यही सी एफ टी आर जीन, ठीक है ना, खराब होती है इन सेल के अंदर और ये सी एफ टी आर प्रोटीन खराब हो जाती है, ठीक है ना, तो मुझे ये बताएं क्या ये प्रोटीन अलाउ करेगी क्लोराइड को बाहर जाने के लिए? ठीक है, मैंने फिर से वही एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्लोराइड जो है वो बाहर नहीं जा सकता, ये क्लोराइड ये बाहर नहीं जा सकता। जब क्लोराइड बाहर नहीं जाएगा तो जो बाहर पड़ी हुई म्यूकस है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे बात की थी क्लोराइड बाहर गया, साथ में सोडियम और वाटर को भी बाहर ले गया, ठीक है ना, उसकी वजह से म्यूकस जो है वो थिन होगी, वाटरी होगी। अब यहाँ पे डिहाइड्रेटेड म्यूकस होगी, ये म्यूकस डिहाइड्रेटेड होगी, लिहाजा ये स्टिकी बन जाएगी। ठीक है, ये थिक बन जाएगी, स्टिकी बन जाएगी, ये इजीली मूवेबल नहीं होगी। जब ये इजीली मूवेबल नहीं होगी तो सपोज इस म्यूकस में कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है जो इस म्यूकस ने ट्रैप किया हुआ है, वो पैथोजन उसको जगह मिल गई लंग्स के अंदर रहने की या कंडक्टिंग पाथवे के किसी एरिया में रहने की, लिहाजा वो पैथोजन वहाँ पे क्या करेगा, वो पैथोजन वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है ना। तो लिहाजा म्यूकस का फ्लो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है ना। इन द सेम वे, ये तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये आपके पास उन्होंने रिस्पायरेटरी सिस्टम दिखाया है, आपने हेल्दी देखा है, ठीक है ना। हेल्दी में ये आपके पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है जो कि पीछे से कनेक्टेड है आपस में ट्रेकियालिस मसल के जरिए, ट्रेकियालिस मसल के जरिए ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है। अब याद रखिए कि आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि इस एयरवे के अंदर ये देखिए कितनी ज़्यादा म्यूकस आ गई है, और इस म्यूकस के अंदर क्या होगा, इसमें पैथोजन्स होंगे, उससे क्या होगी, डिजीज़ होगी। इसमें वेस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि इरिटेशन कॉज करेंगे और सांस लेने में मसला आएगा। ऐसे लोगों को सांस की बीमारियों की वजह से, सांस के इन्फेक्शन की वजह से ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसी चीज़ को इमेजिन करें, मैंने ना 3 चीज़ें लिखी थी, ठीक है ना, जीआईटी लिखी थी, मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम लिखा था, मैंने पेंक्रियाज लिखा था, ठीक है ना। इसी तरह पेंक्रियाज में ना क्लोराइड सेल के बाहर जाएगा, उस क्लोराइड के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी सेल के बाहर जाएगा। अब बाइकार्बोनेट सेल के बाहर जाएगा तो वो जो सिक्रीशन बनेगी उसमें बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा, यानी कि एक बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन आपने बनाई जिसमें एंजाइम्स भी हैं, जिसको हम पेंक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। तो सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स सी एफ टी आर प्रोटीन के जरिए क्लोराइड को बाहर भेज रहे हैं, साथ में बाइकार्बोनेट भी बाहर जा रहा है, साथ में वो जो फ्लूइड बन रहा है, ठीक है ना, फिर उसकी वजह से वो एंजाइमेटिक फ्लूइड एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है ना। अब आपके पास क्या होगा कि जब ये सी एफ टी आर जीन एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है ना, पेंक्रियाज के अंदर, तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी। जब प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी तो आपके पास बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन इम्पेयर हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेंक्रियाज के, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर, पेंक्रियाज को डैमेज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है ना। और आपके पास डाइजेशन भी डेफिनेटली नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको पता है पेंक्रियाटिक जूस ने ही इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन करानी होती है। तो ये एक मसला आ गया। फिर यहाँ पे हमने जीआईटी की बात की, इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटीरोसाइट्स पड़े होते हैं, इंटेस्टिनल सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर भी सीएफटीआर प्रोटीन होती है। अब डेफिनेटली अगर ये प्रोटीन इम्पेयर है तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस बनती है वो भी थिक हो जाएगी। उससे क्या हो सकता है, उससे पेरिस्टालसिस अफेक्ट हो सकती है, उससे कॉन्स्टिपेशन का इशू आ सकता है, उसमें इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है ना। आपने एक छोटा सा मैकेनिज्म याद किया और आपने क्या किया, उससे इतना कुछ सीख लिया। अब आपने ना यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक छोटी सी एक्सेप्शन है वो याद रखनी है। ठीक है। यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। स्वेट ग्लैंड के अंदर ना थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती है। आप सपोज करें यहाँ पे मैं ना एक इमेजिनरी सी एक पिक्चर बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है ना। ये मैंने एक फ्लास्क टाइप एक ना इमेज बना दी। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक ब्लड वेसल बना दी। ठीक है। ब्लड वेसल, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल बन गई। अब ये जो ब्लड वेसल है ना, इसमें से जो भी ब्लड है, ठीक है ना, उसमें से फ्लूइड निकल के यहाँ पे आएगा। ठीक है। इस एरिया में आएगा, यहाँ पे वो फ्लूइड सारा आ गया। इस फ्लूइड ने क्या करना है, इसने स्वेट बनना है। ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है ये आइसोटोनिक है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके पास है ना ब्लड में, वो इसमें भी है। तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह बात नहीं कि हम न्यूट्रिएंट्स को बाहर रिलीज करवा रहे हैं। हमने किडनी वाले चैप्टर में ये बात पढ़ी हुई है कि हम तो न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो जैसे जैसे ये फ्लूइड आगे की तरफ मूव करेगा ना, ठीक है ना, ये सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं स्किन की बाउंड्री बना देता हूँ। ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने स्किन की
एक लेयर बना दी, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्वेट पोर है। स्वेट पोर है स्किन के अंदर, इस पोर के जरिए स्वेट ने बाहर जाना है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये फ्लूइड बाहर की तरफ मूव करता जाएगा, इस फ्लूइड से वैल्यूएबल सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सोडियम को भी रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और क्लोराइड को भी रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो CFTR प्रोटीन है ना, उसका काम ये है कि उसने क्लोराइड को अंदर की तरफ लेके आना है। हमने ऊपर पढ़ा है कि CFTR क्या करती है, वो ल्यूमन की तरफ क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, यानी कि सिक्रीशन ऑफ क्लोराइड में रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे इसके उल्ट काम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोराइड जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवानी है हमने, ठीक है ना। सोडियम की भी रीएब्जॉर्प्शन करवानी है हमने, क्लोराइड की भी रीएब्जॉर्प्शन करवानी है, ठीक है। और वाटर की भी हमने जरूरत के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन करवानी है, ठीक है। और जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इस एरिया तक पहुंचेगी ना, ठीक है ना, ये इस एरिया तक जो मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्वेट पोर तक, तो यहाँ पे आपके पास वो स्वेट बन चुका होगा। लिहाजा अगर इस केस में अगर CFTR प्रोटीन जो है इसकी इम्पेयरमेंट होती है, इस केस में अगर CFTR प्रोटीन की इम्पेयरमेंट होती है, तो आपके पास क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। सोडियम और क्लोराइड स्वेट के अंदर सिक्रीट हो जाएंगे, एक किस्म से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि ऐसे बंदे का पसीना सॉल्टी होगा। तो ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसको होती है ना, उसके लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। एनी हाउ, हम यहाँ पे चलते हैं पैथोलॉजी की तरफ। याद रखें, कुछ डिजीजेस को, जैसे हम CFTR पे टाइम लगा रहे हैं, कुछ डिजीजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ डिजीजेस को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी डिजीज को हम सिर्फ माइनरली चेक करेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है ना। इन अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर विद नॉर्मल CFTR, the mucus of normal person is watery and thin, which keeps the lining of the certain organ moist and prevent them from drying out or getting infected। बहुत इजी बात हो गई। CFTR mutation causes impaired chloride secretion। जब आपके पास CFTR म्यूटेशन हो गई है, क्लोराइड अच्छी तरह से सिक्रीट नहीं हो पाएगा, which results in the production of thick and sticky mucus in the lungs, in the pancreas, in the oviduct, in the gut. This thick mucus causes obstruction to the airways, definitely in the respiratory system, to the ducts and to the glands, that impairs the organ function। यानी कि उस ग्लैंड ने जो भी सिक्रीशन करनी है वो प्रॉपर्ली सिक्रीशन नहीं हो पाएगी। एंड ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि आपके पास म्यूकस जो है वहां पे बिल्डअप हो रही है, तो उस म्यूकस की वजह से क्या हो रहा है, पैथोजन ट्रैप हो रहे हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, आपकी बुक की एक लाइन थी, मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन क्यों किया है, मैंने ये सारा स्वेट का जो प्रोसेस है, मैंने गट का प्रोसेस है, ये क्यों एक्सप्लेन किया है, आपकी एक बुक की छोटी सी लाइन की वजह से, ये वाली लाइन, ठीक है ना, प्राइमरीली अफेक्ट्स द म्यूकस एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को म्यूकस की बात समझ आ जाती है, लेकिन स्वेट ग्लैंड वाली बात समझ नहीं आती। उनको ये चीज नहीं पता होती कि स्वेट ग्लैंड में CFTR की डायरेक्शन ही उल्टी है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो वो क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब कराने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। अ पर्सन विद माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज, ठीक है, जिसको थोड़ी सी डिजीज है, शोज सिम्टम आफ्टर एडोलेसेंस, ठीक है, जवान होने के बाद। Affected people with severe symptoms can have serious lung and digestive problems, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया है। अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस एयरवे कंपैरिजन, ये नॉर्मल एयरवे है, ये एयरवे विद सिस्टिक फाइब्रोसिस है, आपके पास ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ आपके पास म्यूकस डिपॉजिट हो रही है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शो किया है, और ब्लड भी शो किया हुआ है म्यूकस के अंदर, ठीक है। अब मेन यहाँ पे बात क्या है कि आपके पास जीन थेरेपी कौन सी है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, व्हाट इज द जीन थेरेपी। इन 1989 एक्सपर्ट्स डिस्कवर्ड द CFTR जीन। तो ये आपका MCQ बन सकता है। इन एन इन वीवो मेथड, इन वीवो जीन थेरेपी के जरिए लाइपोसोम्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स हैं, ठीक है ना, ये रट्टे की बात, लाइपोसोम्स आर कोटेड विद द जीन नीडेड टू क्योर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना। लाइपोसोम्स में हम फंक्शनल सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन को ऐड करते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को स्प्रे कर देते हैं टू द पेशेंट्स नॉस्ट्रल। उन नॉस्ट्रल्स के जरिए वो जीन जो है उस पेशेंट के रिस्पायरेटरी ट्रैक के सेल्स में जाएगी, और फिर वहां पे ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल CFTR बनने लग जाएगी। ड्यू टू दिस लिमिटेड जीन ट्रांसफर, दिस मेथड इज नॉट बीन येट सक्सेसफुल, ये इतना सक्सेसफुल मेथड नहीं हो सका, ठीक है। अब यहाँ पे द मेन गोल ऑफ दिस टेक्निक इज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन विद द फंक्शनल वन, ठीक है। तो ये आपके पास जीन एडिशन का एक प्रोसेस हो गया। अकॉर्डिंग टू द अदर प्रोविंशियल बुक्स, वी कैन आल्सो यूज अ वायरल वेक्टर। बाकी प्रोविंशियल बुक्स जो हैं वो ये भी कहती हैं कि हम लाइपोसोम्स की जगह वायरल वेक्टर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरा देखें आपके पास इन्होंने क्या दिखाया हुआ है।
ये देखें आपके पास एक तरफ नॉर्मल एयरवे है, ठीक है ना, पिक्चर ए के अंदर आपके पास सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और म्यूकस जो है वो थिन है, वाटरी है। यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, एयरवेज जो है वो तंग हो चुके हैं, सांस लेने में मसला आएगा, इन्फेक्शन भी हो चुका है, म्यूकस भी है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या करें, ये लाइपोसोम्स है, ठीक है ना। इन लाइपोसोम्स को आप पेशेंट की नॉस्ट्रिल के जरिए ऐड करवा रहे हैं और आपके पास फंक्शनल CFTR की प्रमोशन करवा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप नॉर्मल जीन को उन सेल्स तक पहुंचा रहे हैं जिन सेल्स के अंदर डिफेक्टिव CFTR जीन है, ठीक है। और ये जीन, नॉर्मल जीन जाके उसकी जीनोम का हिस्सा बनेगी और वहां पे एक्टिवेट हो जाएगी और वहां पे प्रोटीन बनने लग जाएगी CFTR वाली, और वहां पे क्लोराइड सिक्रीशन नॉर्मल हो जाएगी। म्यूकस जो है वो थिन हो जाएगी क्योंकि वाटर वहां से सिक्रीट होगा। सिंपल सी बात होगी। आगे चलते हैं अगले डिजीज की तरफ। अब यहाँ पे चलते हैं हम SCID की तरफ, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दूसरी डिजीज है जिसको हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना, जिसपे हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। सबसे पहले SCID होता क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज SCID। ये एक अकेली डिजीज नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ रेयर बट सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है, ठीक है, इन विच बोथ द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, या तो वो या तो वो नॉन फंक्शनल होंगे या वो होंगे ही नहीं, ठीक है। अगर वो मौजूद हुए बी और टी लिम्फोसाइट्स तो वो फंक्शनल नहीं होंगे, उनके फंक्शन में खराबी होगी, या फिर वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे। कहने का मकसद ये है कि ऐसे इंसान में इम्यूनिटी फॉल डाउन कर जाएगी और ऐसा इंसान भी इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जेनेटिक्स की बात करते हैं। SCID इज नॉट अ सिंगल डिजीज बट अ सिंड्रोम। एक सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल जेनेटिक रीजंस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स की म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज हो सकती है। दैट कैन बी ऑटोसोमल रिसेसिव और इवन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यानी आपके पास SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, ये आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है और एक्स लिंक रिसेसिव भी हो सकता है। हाउएवर यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी गई है, IL2RG म्यूटेशन इज एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। देखें अब यहाँ पे इस जीन की म्यूटेशन हो गया तो इससे भी SCID हो रही है, और अगर आपके पास ADA जीन की म्यूटेशन हो रही है तो उससे भी SCID हो रही है, ठीक है ना। ADA क्या है, एडिनोसिन डीएमाइनेज एक एंजाइम है, उसकी जीन है। अगर वो खराब हो रही है, IL2RG ये क्या है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर गैमा सब यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास जीन का नाम है, ठीक है ना। डेफिनेटली वो प्रोटीन के लिए कोड करेगी, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे म्यूटेशन होती है तो ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। अगर आपके पास ADA म्यूटेशन होती है तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। SCID दोनों केस में होगी, ठीक है ना। द रिजल्ट इज डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स, जिसमें नेचुरल किलर सेल भी आते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी लिम्फोब्लास्ट ओरिजिन के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ फिर आपको नो लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सीवियरली कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम होगा उस बंदे का, और उस बंदे के अंदर आपके पास बहुत ही लेस अमाउंट में इम्यूनिटी होगी, ठीक है ना। एडिनोसिन डीएमाइनेज की बात करते हैं। इन द पेशेंट्स ऑफ SCID an enzyme called adenosine deaminase that is involved in the maturation of B and T lymphocyte is absent। ये एंजाइम नहीं होगा, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, देयरफॉर द पेशेंट इज सब्जेक्टेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। ऐसा क्या है इस एंजाइम के अंदर, आपके पास ना एक चीज है, उसका नाम है एडिनोसिन, ठीक है। आपके पास है एक चीज एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है जिसके अंदर आपके पास राइबोज शुगर है और आपके पास एडिनिन है। इसी तरह से आपके पास एक और न्यूक्लियोसाइड है जो कि है डिऑक्सी एडिनोसिन। डिऑक्सी एडिनोसिन ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। इसमें क्या है, इसके पास डिऑक्सी राइबोज है और साथ ही साथ एडिनिन है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे एरो बनाते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें वाटर ऐड करा देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एडिनोसिन में जब वाटर ऐड कराया जाएगा तो बनेगी इनोसिन, ठीक है। और अगर आपके पास डिऑक्सी एडिनोसिन में वाटर ऐड कराया जाएगा तो बनेगी डिऑक्सी इनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन से आप क्या बना रहे हैं, इनोसिन। कैसे, वाटर ऐड करके। वाटर ऐड करने से क्या हुआ, अमोनिया निकल गया, अमाइनो ग्रुप निकल गया, ठीक है। तो ये आपके पास आपने क्या किया, कन्वर्जन कर दी। ये कन्वर्जन कौन करा रहा है, एडिनोसिन डीएमाइनेज, अपने नाम से ही वो बता रहा है।
अब जब ये एंजाइम जो है वो आपके पास डिफेक्टिव होगा, मौजूद नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके पास एडिनोसिन और डिऑक्सी एडिनोसिन की तादाद इंक्रीज करती जाएगी। किसके अंदर? लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है ना। इनकी तादाद इंक्रीज कर जाने से आपके पास लिम्फोसाइट्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनेंगे। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस लिम्फोसाइट की एपोप्टोसिस करवा सकते हैं, उनकी डेथ करवा सकते हैं, उनको डैमेज दे सकते हैं। ठीक है ना। लिहाजा अब आपको समझ आएगी कि एडीए डेफिशिएंसी लीड्स टू लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी। इससे क्या होती है? लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, जिससे आपके पास लिम्फोसाइट नहीं होंगे, लिम्फोपीनिया हो जाएगा और आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जीन थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है कि आपने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, उसके प्लाज्मिड को पकड़ा, उस प्लाज्मिड में नॉर्मल एडिनोसिन डीएमाइनेज की जीन को ऐड करवाया। फिर आपने क्या किया, एक रिट्रो वायरस पकड़ा, उस रिट्रो वायरस के अंदर आपने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करवा दिया, एडीए की जीन को ऐड करवा दिया। ये आपके पास टी सेल थे, इन टी सेल के अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज की जीन एक्टिव नहीं थी। आपने इन दोनों को फ्यूज करवाया और आपने ऐसे सेल्स बनाए जिनके अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज की जीन मौजूद है। उसकी वजह से क्या होगा, बेबी के अंदर इम्यूनिटी आएगी और आपके पास कंडीशन बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना। तो जीन थेरेपी में हम एससीआईडी को भी ट्रीट कर रहे हैं। एक जीन थेरेपी फॉर एससीआईडी, बोन मैरो स्टेम सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। ब्लड नहीं, इसका आंसर है बॉडी। बॉडी से हम निकालते हैं, ठीक है, उन स्टेम सेल्स को बोन मैरो से, एंड उसको इन्फेक्ट कराते हैं रिट्रोवायरस के साथ। ठीक है। दैट कैरीज अ नॉर्मल जीन फॉर द एंजाइम। देन हम इन सेल्स को दोबारा पेशेंट में ऐड करवा देते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन सी टाइप है, कौन सी थेरेपी है? इन वीवो है, एक्स वीवो है? ये एक्स वीवो है। ठीक है ना। ये एक्स वीवो जीन थेरेपी है। ओके हो गया। आगे चलते हैं। वाई बोन मैरो स्टेम सेल्स आर प्रेफर्ड। हम बोन मैरो स्टेम सेल्स को क्यों यूज करते हैं, हम लिम्फोसाइट्स को यूज क्यों नहीं करते इस चीज के लिए? बिकॉज दे डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर सेल्स विद द सेम जीन्स। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर आप सपोज मेरे पास 100 लिम्फोसाइट्स हैं, मैं उनके अंदर ये जीन ऐड करवा देता हूँ, तो वो तो एक अरसे के बाद उन्होंने डेथ होनी ही होनी है उन लिम्फोसाइट्स की नॉर्मली। लेकिन अगर मैं स्टेम सेल्स के अंदर ये जीन थेरेपी का प्रोसेस करवाता हूँ, तो स्टेम सेल्स तो आपको पता है कि वो रेप्लिकेट करते जाते हैं, वो डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो आपके पास इस तरह से आप ज्यादा सेल्स बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं कैंसर की तरफ। जीन थेरेपी इज आल्सो बीइंग डन टू कैंसर पेशेंट विद मेक्स them more tolerant of the chemotherapy. In the clinical trials, researchers have given genes to the cancer patient that either make the healthy cells more tolerant of the chemotherapy or make tumors more vulnerable to it. सिंपल सी बात है, आपके पास जो कीमोथेरेपी होती है ना, आपको पता है कि ये हेल्दी सेल्स को भी टारगेट करती है, ये कैंसर सेल्स को भी टारगेट करती है। कीमोथेरेपी दोनों सेल्स को टारगेट करती है। तो हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी के जरिए ऐसी जीन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से या तो हमारे हेल्दी सेल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं अगेंस्ट द कीमोथेरेपी, या हमारे कैंसर सेल वीक हो जाते हैं अगेंस्ट द कीमोथेरेपी। इतनी सी बात थी। Once the bone marrow stem cells were protected, it was possible to increase the level of chemotherapy to kill the cancer cells. यानी इस पिक्चर में देखिए, आपके पास ये एक वायरस है, ठीक है, ये आपके पास एक टी सेल है। आपने क्या किया, आपने जीन की एंट्रेंस कराई, जीन दैट इनकोड्स फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द टी सेल। अब ये टी सेल के ऊपर आपके पास CAR रिसेप्टर्स आने लग जाएंगे, क्योंकि ये रिसेप्टर्स की जीन इनमें मौजूद है। ठीक है ना। तो ये क्या चीज होती है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर जो है, ये कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। और इससे कैंसर सेल की डेथ हो जाती है वाया द लिम्फोसाइट। ठीक है ना। तो आपने लास्ट लेक्चर में कार टी थेरेपी पढ़ा था, तो मुझे ये बताएं ये किस टाइप ऑफ थेरेपी में पढ़ा था आपने? एक्स वीवो के अंदर आपने पढ़ा था। ठीक है। तो ये चीज भी आपने देख ली। तो लिहाजा हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया की इतनी डिटेल मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, क्योंकि ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। ये टॉपिक आप आगे जाके जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि आपके पास हीमोफीलिया की कितनी टाइप्स होती हैं, ABC होती है, इसमें एक्स लिंक रिसेसिव कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सी है, इसमें आपके पास फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो रही है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो रही है। आपके पास फैक्टर्स होती क्या चीज है? बेसिकली हम जो कहते हैं ना कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो ये आपके पास बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है। जैसे कि आपके पास प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही है। ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट प्रॉपर्ली, जिसमें आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं हो पाता। इन वीवो जीन थेरेपी फॉर द हीमोफीलिया इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ
फंक्शनल कॉपी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर जीन। ठीक है ना, आप क्या करते हो, और ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाता कौन है, लिवर बनाता है। ठीक है, लिवर के सेल्स बनाते हैं, तो आप लिवर के सेल्स में क्लॉटिंग फैक्टर की जीन उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल जीन जो है, तो द लिवर सेल्स यूजिंग अ वायरल वेक्टर। ठीक है, द गोल ऑफ दिस थेरेपी इज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन विद अ फंक्शनल वन, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग एपिसोड्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन की परेशानी को कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, ALD इसको कहते हैं। ये भी आपके पास एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड लीड्स टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, दैट कवर्स द नर्व सेल। माइलिन शीथ का आपको पता है एक लाइपोप्रोटीन है जो कि आपके न्यूरॉन्स को कवर करती है। अगर आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पे श्वान सेल्स माइलिनेशन करते हैं न्यूरॉन्स की। अगर आपके पास CNS की बात की जाए तो वहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो माइलिन शीथ को न्यूरॉन पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। In vivo gene therapy for the ALD involves the delivery of a functional copy of ABCD1 gene। ठीक है ना, बेसिकली माइलिन शीथ जो है वो आपके पास न्यूरॉन की स्पीड ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज करती है। जो भी हमें आइंस को मूव करने के लिए एनर्जी एक्सपेंस आता है उसको डिक्रीज करती है। माइलिन शीथ जो है इसमें आपको पता है कि अगर हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ठीक है ना, मैं शो कर ही देता हूँ, ये देखिए, तो आपके पास इसके ऊपर ये माइलिन शीथ वाले एरियाज है। ठीक है ना, तो ये जो एरियाज होते हैं ना, ये इंसुलेटेड एरियाज होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो पाती। तो आपके पास वही इम्पल्स जिसने ऐसे सीधा ट्रेवल करना था, ठीक है, उसने अब नोड टू नोड जंप करके जाना है। ठीक है ना, तो इस जंपिंग की वजह से आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कॉस्ट को, अपने एनर्जी एक्सपेंस को, ठीक है, उसको डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, हम न्यूरोलॉजी में नर्व इम्पल्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एनी हाउ, तो माइलिन शीथ की ना होने से आपके पास एक तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ये स्लो हो जाएगी, फिर आपके पास जो एनर्जी एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आएंगे। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपके पास ABCD1 ये एक जीन होती है, इसने एक प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है, तो वो प्रोटीन नहीं बनती क्योंकि ये जीन आपके पास डिफेक्टिव है। उसकी वजह से क्या होता है, माइलिन शीथ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, बेसिकली होता पता क्या है, होता ये है कि आपके पास ना ये एक सेल है। ठीक है, आपके पास उस सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डिफेक्टिव ABCD1 जीन है। ठीक है, ये ना पेरोक्सिसोम दिखाया हुआ है उन्होंने आपको। पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन में ना एक प्रोटीन होती है, ठीक है, ALD प्रोटीन। ठीक है, इसने क्या करना होता है, आपके पास जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कार्बन नंबर 20 या इससे ज्यादा वाले, ठीक है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं ना, इस प्रोटीन के जरिए पेरोक्सिसोम में जाते हैं और डिग्रेड होते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, आपके पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, साइटोसोल में पड़े हुए हैं, पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन में ये एक प्रोटीन है। ठीक है ना, इस प्रोटीन के जरिए ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है इन्होंने कहाँ पे जाना है, पेरोक्सिसोम के अंदर जाना है और वहां पे जाके डिग्रेड होना है। जब आपके पास डिफेक्टिव जीन होगी, ABCD1 डिफेक्टिव होगी, तो आपके पास ये प्रोटीन जो है वो भी डिफेक्टिव होगी, यहाँ तो बन नहीं पाएगी, अगर बनेगी तो डिफेक्टिव होगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि आपके पास ये जो फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये यहाँ पे साइटोसोल में अक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। जैसे कि उसने कहा है कि स्टोरेज ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, वो यहाँ पे स्टोर होने लग जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो माइलिन शीथ होगी, ठीक है, इस अक्यूमुलेशन की वजह से माइलिन शीथ जो है उसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से माइलिन शीथ की डिस्ट्रक्शन होगी, उसकी वजह से ALD होगी। ठीक है ना, इन द सेम वे आप ना एक डिजीज पढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं शायद ना भी पढ़े, लेकिन एक डिजीज होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें भी माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, CNS के अंदर जो आपके पास न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और वो माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो माइलिन शीथ के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, तो वहां पे रीजन हो रहा है, यहाँ पे रीजन हो रहा है, इस चीज को याद रखना आप। ठीक है, इसी तरह से एड्रीनो हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं ना वो भी इफेक्ट होते हैं बेसिकली इस वजह से। ठीक है ना, सो ABCD1 प्रोटीन उसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है ना, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्या है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है। किस तरह की कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ये भी आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट डेवलप्स, जो कि हो जाती है जब लिवर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर नहीं होता। ठीक है ना, फॉर रिमूविंग द कोलेस्ट्रोल फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक लिवर है, ठीक है,
इस लिवर के ऊपर क्या है, मेरे पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर्स का नाम है LDL रिसेप्टर्स, ठीक है ना। अब ये जो LDL रिसेप्टर्स है ना, जो आपके पास ब्लड में, सपोज ये पिंक कलर में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपके पास, LDL को कहते हैं। LDL क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना। ऐसी लाइपोप्रोटीन, ऐसी लाइपोप्रोटीन जिसमें लिपिड ज्यादा हो, प्रोटीन कम हो, उसको कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके बरअक्स एक होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, जिसके अंदर लिपिड कम होता है और प्रोटीन ज्यादा होती है, वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, ठीक है ना। HDL को हम गुड कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं, LDL को हम बैड कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं। तो आपके पास ये ब्लड में LDL है, LDL ने आके इस रिसेप्टर से अटैच होना है, ठीक है ना, और LDL ने लिवर में चले जाना है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि लिवर उस LDL को डाइजेस्ट करेगा या उसको यूज कर लेगा किसी पर्पस के लिए, लेकिन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम रहेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट, LDL की अमाउंट, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये LDL रिसेप्टर्स नहीं होंगे, तो आपके पास जो LDL यानी कि लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है जो कि ब्लड के अंदर है, ठीक है ना, तो वो आपके पास लिवर में नहीं जा पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। देयर आर वेरी हाई लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड सो द डिपोजिशन, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन भी होने लग जाएगी। यहाँ पे देखिए फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये LDL है, LDL का लेवल इंक्रीज है, ठीक है ना, और उसकी वजह से ये प्लेक बनने लग गया इस ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। ये सारी बात थी। जेनेटिक्स के अंदर क्या है आपके पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 19 इसमें इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमनली इसमें म्यूटेशन किसकी होती है, LDL रिसेप्टर जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, जो कि LDL रिसेप्टर्स को कोड करती है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है, देयर आर हाई लेवल्स ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेक द पेशेंट वल्नरेबल टू सीवियस डिजीजेस, ठीक है ना। तो आपके पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है ना, प्लेक फॉर्मेशन है ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा, बहुत ही यंग एज पे, बहुत ही यंग एज पे आपके पास स्ट्रोक और हार्ट अटैक आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी इसकी पैथोलॉजी है, ठीक है। नॉर्मल में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये एक LDL का मॉलिक्यूल है, ये वाला, ठीक है, ये LDL का मॉलिक्यूल है। ये सिंपली अपने LDL रिसेप्टर से अटैच हुआ, सेल में अंदर गया, और यहाँ पे क्या हुआ, हमने इससे कोलेस्ट्रॉल को निकाल लिया। अब लिवर क्या करेगा, इस कोलेस्ट्रॉल को यूज करेगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट चीजों के लिए। इसके बरक्स आप देख सकते हैं म्यूटेशन वाले केस के अंदर आपके पास जो LDL कोलेस्ट्रोल है बेसिकली, वो ब्लड में इंक्रीज कर रहा है और लिवर में उसकी एंडोसाइटोसिस नहीं हो पा रही, ठीक है ना। इसकी वजह से लिवर ने बहुत सी चीजें जो कोलेस्ट्रोल से बनानी थी वो भी नहीं बन पाएंगी सही तरह से। सो जीन थेरेपी फॉर द फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इन द न्यूली डेवलप्ड प्रोसीजर फॉर द डेडली होमोजाइगस फॉर्म। आपने पढ़ा ना कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो अगर इसकी एक एलील भी आ जाती है तो ये आपके पास माइल्ड फॉर्म होगी कंपैरेटिवली, और अगर दोनों इसकी कैपिटल ए एलील्स आ जाती हैं तो ये आपके पास सिवियर फॉर्म होगी, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म होगी। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लिवर इज सर्जिकली एक्साइज्ड, हम सर्जिकली रिमूव करते हैं उसको, उसको हम रिट्रोवायरस के साथ इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें आपके पास रिसेप्टर के लिए नॉर्मल जीन है, और आपके पास फिर क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को उनका ब्लड कोलेस्ट्रोल कम होते हुए नजर आया है इस प्रोसीजर की वजह से हमें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपके पास ये लास्ट डिजीज है जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जीन थेरेपी की ट्रीटमेंट के अंदर। ड्यूरिंग द कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी अ बैलून कैथीटर इज समटाइम्स यूज्ड टू ओपन अप अ क्लोज्ड आर्टरी, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली द आर्टरी हैज द टेंडेंसी टू क्लोज अप अगेन, ठीक है। आप एक आर्टरी को ओपन करते हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा से क्लोज हो सकती है, बट द इन्वेस्टिगेटर्स हैव कम अप विद अ न्यू प्रोसीजर। The balloon is coated with a plasmid that contains a gene for vascular endothelial growth factor VEGF। ये आपके पास एक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है ना, एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इसकी जीन होती है उसके अंदर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच प्रमोट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स टू बाईपास द ऑब्स्ट्रक्टिव एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर देते हो, सिंपल यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि एक आर्टरी थी उसके अंदर ये आपके पास प्लेक जमा हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बैलून इन्फ्लेट करेंगे कैथीटर के जरिए, कैथीटर डालेंगे, बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे यहाँ पे, और आप इसको वाइड करेंगे। वाइड करने के बाद आप यहाँ पे एक स्टेंट डाल देते हैं। ये स्टेंट जो होता है ना, जिसको आप स्टड भी कहते हो, ये इसकी क्लोजर को, इसकी बंद होने को प्रिवेंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टेंट नहीं डालते, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
VEGF की जीन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब ये जीन यहाँ के सेल्स के अंदर जाएगी, ठीक है ना, वहां पे उसके जीनोम का हिस्सा बनेगी जिसकी वजह से VEGF बनेगा। ये पता क्या करेगा, यहाँ पे आर्टरीज की न्यू आर्टरीज की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है ना, वैस्कुलराइजेशन कराएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टरी बंद भी हो जाती है ना, तो हम न्यू आर्टरीज के जरिए वहां पे एक बेहतर ब्लड फ्लो जो है उसको क्रिएट कर सके, ठीक है ना। ये सारी की सारी बात थी, सारी की सारी डिस्कशन थी, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है, परहैप्स इट विल बी पॉसिबल टू यूज इन वीवो जीन थेरेपी टू क्योर हीमोफीलिया, डायबिटीज, पार्किंसंस डिजीज और एड्स, ठीक है। ये हम सब एक्सपेक्टेशंस बनाए हुए हैं कि हम जीन थेरेपी के जरिए इनको ट्रीट कर सकेंगे। टू ट्रीट हीमोफीलिया पेशेंट कुड गेट रेगुलर डोजेज ऑफ सेल्स दैट कंटेन नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स और सच सेल्स कुड बी प्लेस्ड इन एन ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन दैट कैन बी इम्प्लांटेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। तो हम उसके अंदर सेल डाल के बॉडी में इम्प्लांट कर सकते हैं। टू क्योर द पार्किंसंस डिजीज डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स कुड बी ग्राफ्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्रेन। बेसिकली आपके पास ब्रेन जो है जिसको एनसिफालॉन भी कहते हैं, इसका एक हिस्सा होता है मीजेंसिफालॉन, जिसको मिड ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन का एक हिस्सा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है, ये एक पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है, ब्लैक अपीयरेंस होती है, ब्लैक अपीयरेंस होती है इस एरिया की क्योंकि ये पिगमेंटेड है। अब सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर आपके पास ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं, ऐसे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं जो कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं। जब आपके पास सब्सटेंशिया नाइग्रा के सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो डोपामीन नहीं बनेगा, डोपामीन नहीं बनेगा, आपके पास जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर कोऑर्डिनेशन हो रही थी इस एरिया में डोपामीन की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, पार्किंसंस डिजीज जो है इसके सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि ट्रेमर्स वगैरह, ठीक है ना। आपने अक्सर देखा होगा जिनको पार्किंसंस डिजीज होती है उनके हाथ जो है उनमें ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है। तो हम ये भी होप करते हैं कि हम एक दिन पार्किंसंस डिजीज को भी क्योर करेंगे, ठीक है ना, जीन थेरेपी के जरिए। लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।